अमेरिका B-2 बॉम्बर्स के समूह का एक विमान अभी तक अपने एयरबेस पर नहीं लौटा है। ईरान के दो परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर हमला करने गए थे। यूएस B-2 बॉम्बर्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने गए B-2 बॉम्बर्स के समूह का एक विमान अभी तक अपने एयरबेस पर नहीं लौटा है। इसे लेकर रहस्य गहरा गया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सभी B-2 बॉम्बर्स अब तक एयरफोर्स के बेस पर नहीं लौटे हैं। इसमें ईरान पर हमलों के लिए गया एक स्टेल्थ बी बॉम्बर को लेकर कई तरह का दावा किया जा रहा है। एक दावे में कहा गया है कि ये स्टेल्थ B-2 बॉम्बर अब तक हवाई में फंसा हुआ है, जबकि कुछ दावों में एक B-2 बॉम्बर के गायब होने की बात सामने आ रही है। इसने 21 जून को अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। इस दौरान दो समूहों में B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। ईरान पर हमले से पहले मिसौरी से उड़ान भरने वाले B-2 बॉम्बर्स के पहले समूह में विमानों की संख्या गुप्त रखी गई थी। यह समूह प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिमी दिशा में रवाना हुआ माना जाता है कि वो गुआम के सार्मिक एयरबेस की ओर गए थे। वहीं दूसरे समूह में B-2 बॉम्बर्स की संख्या 7 बताई गई है, जो कि पूर्व दिशा में उड़ान भरकर सीधे ईरान के दो परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर हमला करने गए थे। इन 7 बॉम्बर्स ने 14 GBU-57 MOP बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए और लगातार 37 घंटे की उड़ान के बाद सुरक्षित अपने ठिकाने पर लौट आए। कहा जा रहा है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बरों का पहला समूह अमेरिका ने ईरान को भ्रमित करने के लिए भेजा था। ये एक तरह से उसकी धोखे की रणनीति थी। इसमें हवाई में टेक्निकल फॉल्ट बताकर B-2 बॉम्बर्स की आपात लैंडिंग भी उसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि पहले समूह के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह समूह ईरान को भ्रमित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भेजा गया था, मगर वो विमान अब कहां है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस समूह में शामिल कम से कम एक B-2 बॉम्बर को तकनीकी खराबी के कारण हवाई के डैनियल के नोए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हिकम एयरफोर्स बेस पर जुड़ा है, यहाँ पर आपातकाल लैंडिंग करनी पड़ी। ये स्टेल्थ बॉम्बर तब से वहीं फंसा हुआ है। 21 जून को मीडिया में ये खबर आई कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स गुआम भेजे जा रहे हैं। वहीं एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि B-2 विमानों को प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात किया जा रहा है। ईरान के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के साथ अपना सहयोग बंद कर दिया है। मतलब अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच पड़ताल के लिए IAEA को पहले जैसे एक्सेस नहीं देगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को हथियार बनाने लायक बनाने की कोशिशों को लेकर दुनिया पहले ही परेशान थी। IAEA ने कहा है कि अब ईरान उन्हें उन जगहों पर नहीं जाने देगा जहां वो पहले जाकर जांच करते थे। यहाँ तक कि जो कैमरे निगरानी के लिए लगे थे उन्हें भी हटा दिया गया है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान का यह फैसला बताता है कि वो अब किसी तरह की परवाह किए बिना अपने प्लान पर आगे बढ़ना चाहता है। वियना में बैठे परमाणु मामलों के जानकार मार्को लोरेंजो कहते हैं, जैसे ही निगरानी हटी सब कुछ अंधेरे में चला गया। अब किसी को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। ईरान का कहना है कि उसने ये कदम अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए उठाया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वो IAEA का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उसने कहा है कि ईरान ने वो वादा तोड़ दिया है जो उसने परमाणु समझौते के तहत किया था। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ये फैसला वापस नहीं लेता तो उसके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर इजराइल ने इसे बहुत खतरनाक कदम बताया है। उनका कहना है कि ईरान अब सीधा न्यूक्लियर हथियार की ओर बढ़ रहा है और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। चीन और रूस ने इस मामले पर थोड़ी नरमी दिखाई है। चीन ने कहा है कि सबको शांति से बात करनी चाहिए और रूस ने IAEA से अपील की है कि बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए। अब असली सवाल ये है कि क्या ईरान इस निगरानी के बिना इतना यूरेनियम जमा कर लेगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर बम बना सके? और अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो क्या दुनिया फिर किसी नए युद्ध की ओर बढ़ रही है? विशेषज्ञों की माने तो अगर जल्द ही बातचीत नहीं हुई तो आने वाले दिन और ज्यादा तनाव भरे हो सकते हैं। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि महाराष्ट्र में तो चुनाव आयोग पहले से बनी वोटर लिस्ट देने में कई महीने लगा देता है, लेकिन बिहार में सिर्फ 25 दिन में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का दावा कर रहा है। बात शुरू हुई बिहार से, जहां चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट को
दोबारा देखा जा रहा है। जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में है उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नाम बाद में जुड़ा या नया नाम जुड़वाना है उनसे सारे कागजात मांगे जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस प्रक्रिया पर शक है। उनका कहना है कि ये सब इतनी जल्दी इसलिए किया जा रहा है ताकि गरीब, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक जैसे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं। उनका ये भी आरोप है कि ये एक सोची समझी चाल है ताकि सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने दिया जाए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां कांग्रेस के चुनाव आयोग से मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट और वोटिंग बूथ के वीडियो मांगे थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में 40 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा शक पैदा करने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि जब एक राज्य में चुनाव आयोग डेटा देने में महीनों लगा देता है तो दूसरे राज्य में सिर्फ 25 दिन में पूरी लिस्ट बनाना कैसे मुमकिन है। क्या ये सब किसी योजना के तहत किया जा रहा है? चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि बिहार में कोई नई वोटर लिस्ट नहीं बनाई जा रही है, बल्कि पुरानी लिस्ट की जांच हो रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का नाम हटाया जाएगा या जो लोग नए नाम जोड़ना चाहेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट चुनाव का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होती है। अगर उसी में गड़बड़ हो गई तो चुनाव सही कैसे हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन सवालों का क्या जवाब देता है और क्या देश का चुनाव सिस्टम लोगों का भरोसा फिर से जीत पाएगा या नहीं। साउथ लेबनान के हालात दिन ब दिन और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इजराइल के इरादे अब किसी से छुपे हुए नहीं हैं। या तो वो सीधा हमला करेगा या फिर बिना एक भी गोली चलाए दक्षिण लेबनान को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा। लेबनान की सेना पहले से ही वहां से लगभग हट चुकी है और अब सिर्फ हिजबुल्लाह ही वो ताकत है जो इजराइल के सामने खड़ी है। हिजबुल्लाह भले ही बीते कुछ समय में कमजोर हुआ हो, लेकिन उसका मनोबल अभी भी जिंदा है। उसका साफ कहना है कि धमकियों से डरने वाले नहीं है। अगर इजराइल या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिजबुल्लाह को निहत्था करने की कोशिश करेंगी तो क्या वो बिना लड़े हथियार डाल देंगे? ऐसा होना जरा मुश्किल लगता है। यानी इस पूरी प्रक्रिया के नतीजे में एक सीधी और खुली जंग सामने आ सकती है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, और ये जंग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। लेबनान के भीतर भी उन गुटों के बीच संघर्ष तेज होगा जो इजराइल के समर्थन में है और जो हिजबुल्लाह के साथ है। अब सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई होती है तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी बनेगा? अब सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई होती है तो इसका अंजाम क्या होगा? ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी बनेगा? इस तस्वीर में सबसे बड़ा किरदार होगा ईरान। क्या ईरान हिजबुल्लाह की मदद के लिए खुले तौर पर सामने आएगा? क्या रूस, चीन इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे या चुप रहेंगे? ईरान इस समय एक अलग ही मोर्चे पर खड़ा है। उसने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से अपना सहयोग बंद कर दिया है। उसका आरोप है कि IAEA की टीम में MI6 और मोसाद के जासूस शामिल हैं, जो निरीक्षण के बहाने उसकी परमाणु गतिविधियों की जानकारी इजराइल तक पहुंचाते हैं। ईरान ने बकायदा एक कानून बनाकर संसद में ये पारित कराया है कि अब किसी भी सूरत में IAEA को उसके यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो IAEA के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान का यह भी कहना है कि वो NPT यानी नॉन प्रोफिलेशनरी ट्रीटी का सदस्य है और एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट जारी रखेगा। अमेरिका की ये जिद है कि ईरान इस संवर्धन को रोके, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ है। अमेरिका की ये जिद रही है कि ईरान इस संवर्धन को रोके, लेकिन ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसी बीच खबर आ रही है कि इसी हफ्ते ओस्लो में अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। ईरान साफ कह चुका है कि जब तक अमेरिका ये वादा नहीं करता कि वो फिर से हमला नहीं करेगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अगर ये बातचीत वाकई होती तो ये एक नया मोड़ होगा, लेकिन अगर बातचीत नाकाम होती है तो इस साल एक और जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो सकती है। सऊदी अरब ने पिछले संघर्ष में सार्वजनिक रूप से इजराइल की आलोचना की थी, लेकिन तकनीकी तौर पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में वो इजराइल की मदद कर रहा था। यानी हालात इतने उलझे हुए हैं कि बयान और कार्यवाही दो अलग अलग दिशाओं में चल रही है। गाजा के मोर्चे पर बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही हमास और इजराइल के बीच एक अस्थायी सीजफायर हो सकता है, लगभग 60 दिनों का सीजफायर। इस दौरान एक एक्सचेंज सिस्टम चलेगा। पहले दिन 8 जिंदा लोगों को वापस किया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद लाशें, कुछ और कैदियों की अदला बदली होगी। बदले में इजराइल गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटाएगा और वहां का प्रशासन मिस्र और सऊदी अरब के हाथों में दे देगा।
पहले दिन 8 जिंदा लोगों की वापसी होगी, कुछ दिन बाद लाशें और फिर उसके बाद कैदियों की अदला बदली। बदले में इजराइल गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटाएगा और वहां का प्रशासन मिस्र और सऊदी अरब के हाथों में जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब सीजफायर की बातें हो रही हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल की लिकुड पार्टी, जो नेतन्याहू की अपनी पार्टी है, मांग कर रही है कि वो वेस्ट बैंक को पूरी तरह से इजरायली राज्य में मिला लिया जाए। यानी एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ कब्जे की तैयारी। इजराइल की राजनीति अब खुलकर युद्ध पर टिकी है। नेतन्याहू की कुर्सी जब जब डगमगाती है, वो एक नया मोर्चा खोल देता है, कभी गजा, कभी लेबनान और कभी ईरान। उसका लक्ष्य साफ है, देश को लगातार जंग के साए में रखना ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। ईरान ने अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद अपना एयर स्पेस इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खोल दिया है। ये एक संकेत हो सकता है कि वो कम से कम अपने स्तर पर स्थिति को सामान्य मान रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी बदल सकते हैं। जंग कभी भी शुरू हो सकती है, लेबनान में, ईरान में या फिर गाजा में। फिलहाल अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत सफल होती है तो एक राहत मिल सकती है, लेकिन अगर नाकाम होती है तो ये तय मानिए कि इस साल की पूरी छमाही मिडिल ईस्ट के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।